हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के इस नए सेशन में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले साथियों फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। और जैसा कि हम लोग पहले करते आ रहे थे, इस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले 50 प्रश्न है, पूरे पूरे आप देखेंगे 150 प्रश्न होते हैं। तो एक ही सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा छोटे छोटे सेशन में कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स की डेट तो आई गई है। उसी के साथ साथ ध्यान दीजिए, तैयारी को जोरों शोरों से जितना आप लगा सकते हैं कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, वन बाय वन करके देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है। और पीडीएफ के लिए बता दें साथियों कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उसको आपको देख के रिप्लाई दे दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को जो है दुनिया का सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया है। तो ये करंट अफेयर की क्लास में हमने वो पढ़ा दिया है। ऑप्शन देख लीजिएगा, अडानी ग्रुप, वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या इन्फोसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। हाल फिलहाल में जब टाइम्स इंडिया की जो 100 की सूची शामिल हुई थी, ठीक है, प्रकाशित हुई थी, उसमें अगर हम बात करें तो रिलायंस को जो है टाइटन्स की श्रेणी में रखा गया था और इसको 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्केलिंग जो बी चैंपियन का खिताब जीता है। ठीक है, फैजान जाकी, बृहद सोमा या नंदिनी प्रकाशम, अनन्या प्रसन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ऑप्शन बी है ना, बृहत सोमा जो है हाल फिलहाल में जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी की जो चैंपियनशिप है उसको इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। और इन्होंने जो है 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में, ठीक है, 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में इसको जीता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम अगर आप याद रखते हैं तो उतना आपके लिए काम चल जाएगा। यहाँ से स्क्रिप्स जो है नेशनल स्पेलिंग बी की चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो बृहत सोमा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसको हरा कर इन्होंने जीता है, तो जो फैजान जाकी हैं इनको हराने के बाद से यानी अपोजिशन में ही रहते। तो ये भी क्वेश्चन अगर प्रश्न पूछता है यहाँ से, तो इस तरीके के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किसको हरा के जीता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑप्शन जो है विजेता ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बृहत सोमा आपको राइट आंसर बी यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो महिला एकल के खिताब की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ऑप्शन देखिएगा, तन्वी शर्मा है ना, अश्मिता चालिहा है ना, आकर्षि कश्यप या मालविका बंसोड़। जब तक हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं तब तक आपको जो है इसके राइट आंसर तक आपको अपने मन में टिक कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि इस टेस्ट सीरीज में आपका कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल लास्ट में कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए। ये सारी चीज़ें बाद में टेस्ट के बाद से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, वो चीज़ आपसे वहाँ से करके प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथी बता दें आपको, तन्वी शर्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इन्होंने भारतीय शटलर जो बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें महिला कलर खिताब इन्होंने जीता है, तन्वी शर्मा, इनको आपको याद रखना है। और ये जो है इनका पहला सीनियर खिताब है, अभी ये हाल फिलहाल में जो है 15 वर्ष की सिर्फ है, और इन्होंने इनका जो सीनियर खिताब में पहला खिताब इन्होंने अपना जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उलुंगा पार जो गिब्बन अभ्यारण्य है, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो करंट अफेयर में हम आपको बताते हैं कि देखिएगा कि इन्वायरमेंट प्लेसेस इन न्यूज करके प्रश्न पूछे जाएंगे। जब भी कोई पर्यावरण अभ्यारण्य हो इस तरीके की चर्चा में रहे, तो आपसे करंट अफेयर वाले पोर्शन में इस तरीके से पूछा जाता है। तो सिंपल सा, होलोंगा पार जो गिब्बन अभ्यारण्य है आपसे पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिए, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु या असम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, असम यानी, ठीक है, असम जो है, असम राज्य में आपका स्थित है होलोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक पर जो है जाने के लिए बांधों के लिए जो है कैनोपी ब्रिज का निर्माण करेगा। कैसा ब्रिज, कैनोपी ब्रिज का एक निर्माण करेगा। तो यहाँ पे इस वजह से ये चीज़ चर्चा में रही थी, तो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पाया जाता है इस अभ्यारण्य में, आप ध्यान दीजिएगा, तो हुलाक जो गिब्बन है उसके आवास के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस वजह से ये चर्चा में भी कई बार रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं किससे संबंधित, तो ये होलोंगो पार गिब्बन अभ्यारण्य ध्यान दीजिए कहाँ पर है, तो आपके असम में है, ठीक है।
आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ कथन दिए हुए, उस पर हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहा है कि इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसका कोई अवयस्क सदस्य अकुशल श्रमिक जो शारीरिक श्रम के रूप में तैयार है उसको वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो प्रदान किया जा रहा है उसका पारिश्रमिक सभी राज्यों में समान है। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा इसका उत्तर सही है, तो पहली बात तो बता दें इसमें जो है रोजगार जो है बात की गई है इसमें, तो 150 दिनों का नहीं, यहाँ पे जो है 100 दिन का रोजगार की बात की गई है, 100 दिन। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी राज्यों में समान है, तो ये जो दूसरे अन्य राज्यों में इसका जो वेतन है वो सभी राज्यों में समान नहीं है, अलग अलग राज्य जो है इसकी मजदूरी अलग अलग रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। तो ध्यान दीजिएगा जिसमें अगर आपका इस तरह का ऑप्शन गलत हो रहा है उस ऑप्शन में भी आपको ध्यान से समझना है ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस योजना के बारे में अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, तो क्यों गलत है हमने बताया कि यहाँ 150 दिन की नहीं 100 दिन की गारंटी है, और दूसरा जो है सभी राज्यों में समान कह रहा है तो समान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों दोनों आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट जो 24-25 है, हाँ उसके रिगार्डिंग है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बजट है चाहे केंद्र का बजट हो या फिर यूपी स्पेशल का बजट, इन दोनों से आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस हुए और आर में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि पिछली बार जो है 3 से 4 प्रश्न थे सिर्फ केंद्र बजट से। तो इसकी अलग क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलग अलग प्लेलिस्ट, वहाँ जाके इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा और पीडीएफ जो नोट्स है आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे टॉपिक रहेंगे, आधे 1 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट आवंटित किया। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अगर आपको ये फैक्ट नहीं याद है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया था और शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटित किया गया था, तब ये आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने एंजल टैक्स को 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। ठीक है, कितना 10% से बढ़ाकर इतना परसेंट करने की घोषणा की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको देखें तो दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है, हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल पहले आप हमें यहाँ पे बता दें कौन गलत है और क्यों गलत है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। जो केंद्र सरकार का बजट है 24-25 का, तो 24-25 का अगर हम बजट की बात करें तो लगभग आपका ये बजट है 48,20,512 करोड़। ठीक है, 48,000 जो है, ठीक है ना, 48,20,512 करोड़ का ये बजट एस्टिमेटेड है। और इसमें जो है सरकार जो है आपका अ, सामाजिक क्षेत्र के लिए जो पूरा पूरा खर्च कर रही है उसमें शिक्षा के लिए लगभग, ठीक है, एक 25 है ना 638 करोड़ का है। और आपका स्वास्थ्य के लिए बात करें तो स्वास्थ्य में अगर हम देखें सरकार जो है मात्र 89,287 करोड़ यहाँ पे खर्च कर रही है। तो बेसिकली कहें ये तो स्टेटमेंट में कि ये स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है और सरकार ने एंजल टैक्स को बढ़ाया नहीं है। जबकि एंजल टैक्स के बारे में बात करें तो इसको समाप्त करने की घोषणा की है। क्या की है, एंजल टैक्स को जो है समाप्त करने की घोषणा की है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट गलत हो जाएंगे और आपका डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के प्रकार है। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी, कार्यात्मक बेरोजगारी और व्यक्तिपरक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो इन सारे बेरोजगारी की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, फिर से पूछ रहा है कि इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कौन कौन सा बेरोजगारी है। तो पहले देखिए सही उत्तर बताना है, 1 2 कह रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 और 4 और 2 और 4। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको हमने बूस्टर सीरीज है उस वाली क्लास में भी हमने आपको बता रखा है कि बेरोजगारी के बारे में जो है कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे बेरोजगारी को लेके। तो पहला तो आपका देखिएगा यहाँ पे संगठनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, उसके बाद से चक्रीय बेरोजगारी, दो तो आपका सही है। बाकी की जो 2 तरह की बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी ऑप्शन में आपको नहीं, इस तरह के बेरोजगारी का कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, 2 और 3 काट दीजिए। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका केवल सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जो बेरोजगारी है तो पहली तो संगठनात्मक बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी। इसके अलावा जो अन्य 2 बेरोजगारी हैं बता दें, एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन सी है, चक्रीय बेरोजगारी हो गया आपका। उसके बाद से एक आता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हैं, इनके सारे डेफिनेशंस को जो है
हमने टू द पॉइंट आपके बूस्टर सीरीज वाली क्लास में सारा का सारा पढ़ा दिया, ठीक है। तो उस वाली क्लास से करते रहेंगे तो वहाँ से आपके सारे के सारे प्रश्न लगभग लगभग हो जाएंगे प्रीलिम्स के। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, योजना संबंधित। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट योजना भी आपको करा रखा है और जिस तरीके से हमने आपको बताया था, ठीक है, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे या फिर टेस्ट सीरीज हो, तो वो सारे के सारे उसी पैटर्न पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। जो भी साथी अगर आप देखें वो क्लास किए हैं उनके लिए ये सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही आसान तरीके से हैंडल हो जाएगा। योजना वर्ष अगर बात करें, दिया कह रहा सही सुमेलित है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर बात करें, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कह रहा है 2014, ये आपका सही है, ठीक है, ये अपनी जगह पर सही सही ईयर है। स्टार्टअप इंडिया स्किल की बात कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया स्किल 2015 कह रहा है, ठीक है। तो ये आपको हम कितनी बार बता चुके हैं कि 2015 नहीं 2016, ठीक है, 2015 नहीं 2016 में स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया स्किल पहल, ठीक है। और 16 जनवरी को उसको स्टार्ट किया गया था, 16 जनवरी 2016 को। तो फिर से अगर आप देखें तो आपका तो गलत यही मिल गया, यानी बाकी दो आपके सही हैं। डिजिटल इंडिया पहल 2015 ये भी सही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 ये भी आपका सही है। तो देखिएगा, योजना वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि योजना की जब भी कोई प्रश्न आएगा तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो आपको सीधे सीधे डेट याद रखना है, प्लस उस योजना का लाभार्थी कौन है, किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हमसे गलत पूछा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल 2015 नहीं है, 2016 है, ठीक है, 2016 है, ठीक। अब बाकी तीन जो पॉइंट इसके हैं वो पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि संगम युग में खेतीहर जो मजदूर होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो बात करेंगे संगम युग की, तो संगम युग में जो खेतिहर मजदूर हैं उनको कहा था पेरियार, ठीक है, आरासर, वेल्लाल या कडेसियार, ये सारे नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उनको कहा जाता पेरियार, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है कि किस काल की बात कर रहा है, तो संगम युग की बात कर रहा है। यहाँ पे खेतिहर मजदूरों को क्या कहा जाता था, पेरियार कहा जाता था, ठीक है। बिल्लाल जो कहा जाता था, बिल्लाल जो कहा जाता था, आप ध्यान दीजिएगा, अमीर किसान को, इसको जो किसान रिच फैमिली होते थे तो अमीर किसान को किस नाम से जाना जाता था, बिल्लाल के नाम से, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट है आरासर, ठीक है, आरासर की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन थे, ये शासक वर्ग थे, कौन थे, ऐसे नोट करते चलिएगा, शासक वर्ग थे ये सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। कडेसियार की बात करें तो ये निम्नतम वर्ग के सदस्य थे, कौन थे, निम्नतम वर्ग के सदस्य थे। अब देखिएगा, अगर आप जब इस तरीके से प्रश्न लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 9 का आपको ये आंसर मालूम चले कि आप आगे बढ़ गए। अगर इसके जो अदर ऑप्शंस बन रहे हैं उस ऑप्शन के भी अगर कोई पॉइंट है, कोई मीनिंग है, तो उन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। आगे फिर जब कभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो इन्हीं में से घूम फिर के ऑप्शन से आपके प्रश्न बनेगा। अगर मान लीजिए अगली बार आपसे पूछ ले कि आरासर क्या है, तो अगर आप यहाँ पे इसको अगर अच्छे से तैयार किए होते आरासर को, इस पॉइंट्स को कनेक्ट करके, तो आपको पता होता है कि अरासा जो है शासक वर्ग होता है। या फिर अगली बार इन्हीं चारों ऑप्शन को अगर आपको हम कह दें ऐसे, इसका आगे सामने इसका नाम दे दें कि पेरियार जो कौन सा है, वेल्लाल के है, अरासर के, उसको मैच करने के लिए, तब भी उस केस में आपका ये प्रश्न आपका हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आई होप सो कि जब आप टेस्ट सीरीज को लगाएंगे और इसके शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे, ठीक है, तब जाके आपका कहीं एक जीएस का बेहतरीन कंपाइलेशन बन के तैयार होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 10, 10 में क्या कह रहा है, ये अपनी संप्रदाय से संबंधित है। ये अपनी संप्रदाय जो कि इससे संबंधित है, तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत या शैव धर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही ध्यान दीजिएगा, ये अपनी ये जो संप्रदाय है ये आपका जो है ना, जैन धर्म से संबंधित है, किससे, जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो आप बात करें प्रारंभिक जो मध्य युगीन था कर्नाटक का तांत्रिक धर्म, उसके प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है, किसके, है ना, कर्नाटक में जो है मध्य युगीन में क्या तांत्रिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। तो ये अपनी संप्रदाय किससे संबंधित हो जाएगा, आपका बी जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, 11 का कह रहा है कि मौर्य काल में राज्य के भंडारण गृह हैं और राजकोष के जो प्रमुख संरक्षक हैं उनको क्या कहा जाता था। इस तरह के भी सारे टर्मिनोलॉजी हमने आपको करा रखा है, तो बेहतर है कि आप वो सारे के सारे क्लास कर लें। बूस्टर सीरीज की उसकी मैराथन क्लास भी मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, समाहर्ता, भग्ग या सन्निधाता, दुर्गपाल। तो इसमें से क्या कहा जाता था, जो भंडारण और राजकोष के प्रमुख होते थे किस काल में, तो आपके मौर्य काल में, ठीक है। तो इनको कहा जाता था, आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता जो इनको कहा जाता था। ये जो है मौर्य काल में राजकोष, भंडारगिरी, इसके मुख्य संरक्षक होते थे, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट और है जिससे बात करेंगे, समाहर्ता, तो समाहर्ता क्या होता था,
समानता बात करें तो ये मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी होता था। किसका? मूल्यांकन का जो है ये सर्वोच्च क्या होता था? पराधिकारी होता था। ठीक है, तो इस अधिकारी को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी अन्य जो दुर्गपाल हैं वो आपके किले से संबंधित है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित की रचना की थी? ऑप्शन है नागसेन, वेनसांग, बाणभट्ट या तुलसीदास। प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। हर्षचरित के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है आपके, उसमें जो प्रमुख जैसे प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, उसके साथ साथ जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उनकी रचना कौन किस काल में आया, वो भी आपको सारा का सारा ध्यान में रखना है। ये जो बाणभट्ट हैं, इनको अगर आप देखें तो ये हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के क्या थे? ये दरबारी कवि थे, है ना। और ये जो रचना इनकी हर्षचरित है, ये किस भाषा में है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत भाषा में ये लिखित है। ठीक है, संस्कृत भाषा में है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिएगा यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई, पहली बात। दूसरी बात, ये किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। बाणभट्ट किससे संबंधित है? तो हर्षवर्धन से संबंधित है। और हर्षवर्धन जो है कन्नौज के शासक थे। कहाँ के? कन्नौज के शासक हैं। सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 का है, गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को कहा जाता था। गुप्त काल में जो प्रांत का प्रमुख है उसको कहा जाता था विषयपति, है ना, राहत्रपति, सेनापति, औपरिक। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरिक। ठीक है, जो प्रांत का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उपरिक कहते थे। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर क्या होगा? जैसे अगर बात करें हम गुप्त काल की, तो इसका जो डिवीजन था, पहले तो आप देखें देश था, ठीक है, देश या राष्ट्र कह लीजिए, फिर उसके बाद से भुक्तियाँ, इस तरीके से इसका सब डिवीजन ऐसे करके चलता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो जो प्रांत में जो भुक्ति होती थी उसके उपारिकों द्वारा प्रशासित किया जाता है। किसको? उपारिक द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपका केंद्रीय बजट से संबंधित है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट एलोकेशन सब बजट के उससे संबंधित है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट जो है 24-25 में आवंटित राशि सुमेलित नहीं है? किस तरह के पिछली बार प्रश्न पूछ चुका है यूपीपीसीएस, तो उसी तरीके का प्रश्न है। पहला कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में इतना आवंटन किया गया। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय में ये अमाउंट किया गया। जो नागर विमानन मंत्रालय उसमें इतने करोड़ रुपए, कोयला मंत्रालय में इतने करोड़ रुपए। अब यहाँ पे आपको जो है बजट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स होते हैं, किस मंत्रालय को कितना एलोकेशन किया गया है, वो आपको अगर ध्यान में रखना होगा। तो ये एकदम फैक्ट है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों को रखना पड़ सकता है, और जब आपको क्लियर होगा तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो गलत है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी गलत है। यहाँ पे रसायन और उर्वरक मंत्रालय को जो है इतना करोड़ रुपए नहीं दिया गया है। तो कितना दिया गया है? तो 168, ठीक है, 168,499 करोड़ रुपए यहाँ पे इनको दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये उस तरह के फैक्चुअल प्रश्न है। आपको जो अमाउंट एलोकेशन है वो आपको एग्जैक्ट याद रहेंगे, तभी आप इस तरीके के प्रश्न को कर पाइएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यही गलत सुमेलित था, बाकी तीन जो है आपके सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न पूछे तो पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला कह रहा है खनन, उत्खनन, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र से अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा आपका सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, सी जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण जो है आपका किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका खनन, उत्खनन और मत्स्य पालन, ये तीनों तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, और द्वितीय में क्या आ जाएगा आपका? ये खाद्य प्रसंस्करण वाला आ जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, फिर से एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, जो मैं आपको जैसे इट इज जैसे जैसे उस क्लास में पढ़ाया हूँ योजना वाले में, और वैसे ही यहाँ पे प्रश्न है कि उसका सीधे सीधे क्या पूछा है, इसका उद्देश्य पूछा है। तो बताइए, प्रधानमंत्री वय जो योजना वंदना योजना है उसका उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। क्या कह रहा है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है शैक्षणिक ये प्रदान करना। उसके साथ साथ ये तो बिल्कुल नहीं है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और ब्याज से प्राप्त जो आय है उससे भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की रक्षा करना। ठीक है, तो उनकी रक्षा के लिए यही वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। वित्त पोषण के साथ युवा उद्यमियों का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करना, ये भी नहीं।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ब्याज से जो प्राप्त आय होगी उससे भविष्य में गिरावट के प्रति जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यह योजना जो है एलआईसी के साथ-साथ करके, ठीक है, पेंशन रिटर्न में इसको किया गया, एलआईसी के साथ मिला के इसको किया गया है और इसमें जो 10 वर्ष की अवधि के लिए ना 8% के रिटर्न के साथ दिया जाता है, तो उसमें बाकी डिटेलिंग हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इसमें प्रश्न पूछा है उसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, आर्थिक क्षेत्र के कथनों पर विचार करना पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा सही है। पहला कह रहा है ये शुल्क जो मुक्त दर्जा वाला एक निर्दिष्ट क्षेत्र है और व्यापार संचालन शुल्क और टैरिफों के प्रायोजन के लिए इसका विदेशी क्षेत्र में माना जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सब चीज़ें इसका माना जाता है, तो पहला तो आपका इसमें सही बता रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डा, बंदरगाह, भूमि, कस्टम स्टेशन, बाकी अंदर जो कंटेनर है उसके समकक्ष माना जाता है, जो ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी के लिए अनुमति प्रदान करता है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों को दोनों आपके स्टेटमेंट जो है दिए हुए हैं सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है सही उत्तर पूछ रहा है, एक दो, एक और दो, तो कौन सा सी राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो। कई बार ध्यान दीजिएगा जब एक और दो की हमको बात आती है कि एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो वो सी पर जनरली हमारा माइंडसेट रहता है कि सी पर आएगा, लेकिन कई बार ये ऑप्शन को इधर उधर कर देते हैं, तो उस हिसाब से अगर जल्दी से हम एक और दो को मान के सी पर चले जाएं तो पता चले एक और दो आपका किस पे, डी पर या बी पर है, तो उस केस में भी आपका प्रश्न आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसको गलती को नहीं दोहराना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही नहीं, इन दोनों को अगर आपको नहीं आ रहा तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की जो वर्तमान रैंकिंग क्या है। तो भारत की वर्तमान रैंकिंग की बात करेंगे इस शेयर में कि पहली, दूसरी या चौथी या पांचवी कौन सी रैंकिंग है। रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है और वैश्विक शेयर बाजार में भारत की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन संख्या जो प्रश्न संख्या आपका 18 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है शेयर बाजार में अभी हाल फिलहाल में बात करेंगे तो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए, किसको, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर का जो है शेयर बाजार मार्केट बन गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करेंगे साथियों इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 पे कौन है, तो पहले पे अगर हम बात करेंगे तो पहले पर आपका जो है यूएसए है, यानी अमेरिका आपका, दूसरे पर आपका चीन है, ठीक है, और तीसरे पर आपका कौन है, तो तीसरे पर आपका जापान है और भारत चौथा स्थान लिया हांगकांग को पीछे छोड़ के। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, इस पॉइंट्स के रिगार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 कह रहा है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, करंट अफेयर में कितनी बार ये आपको बता चुके हैं। तो पहला तो आपको सही है कि हाल फिलहाल में जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया, और इसकी सिफारिशें जो हैं 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी होंगी, ठीक है, आगामी 5 वर्षों के लिए प्रभावी होंगी। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं हमसे सही उत्तर कौन सा है, तो दोनों के दोनों आपके ऑप्शन जो है वित्त आयोग से संबंधित सही है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा कई बार जब वित्त आयोग पढ़ाते हैं तो सीधे सीधे अगर आपको बता दिया जाता है करंट अफेयर में इसकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बने, तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट करंट अफेयर का हो गया और दूसरी चीज़ स्टैटिक्स से पॉइंट्स की, ये आपने जो कब से कब तक इसका लागू होगा, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो 16वें वित्त आयोग से संबंधित दोनों को दोनों ऑप्शन सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है साथियों, तो 20 देखिएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदीकरण जो एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मीनाक्षी अरोड़ा, वीवी नागरत्ना, हिमा कोहली या महालक्ष्मी पावनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो ये बने हिमा कोहली, ठीक है। 20 का जो राइट आंसर है वो कौन बने हैं इसमें, अध्यक्ष के रूप में इनको हिमा कोहली को जो है नियुक्त किया गया है, किसको, हिमा कोहली को नियुक्त किया गया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी इस तरीके की, ठीक है। पुस्तकों में हालांकि बताएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन देखिएगा कि डॉक्टर आई वी सुब्बा राव, संजय किशोर,
प्रणय मिश्रा या एस नागेश कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन डी एस नागेश कुमार जो है ना, इसके लेखक हैं। और ये वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे, इनके 75वें जन्मदिन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इन 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पीएम के द्वारा विमोचन किया गया है, किसके बारे में लिखा गया है, तो उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू के बारे में लिखा गया है। लाइफ इन सर्विस, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। एस नागेश जो है कौन, एस नागेश जो है इस पुस्तक के लेखक है। 3 पॉइंट्स भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 22 में क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जब इस तरीके का कोई रिकॉर्ड बने, ठीक है, खासकर जब वो महिला कोई रिकॉर्ड बनाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मृति मानधाना, शिफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर या ऋचा घोष। तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर है साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिफाली वर्मा। हाल फिलहाल में जो है ये भारत के सलामी बल्लेबाज, आप इनको जानते होंगे, शिफाली वर्मा। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है टेस्ट में इन्होंने क्या किया है, डबल क्या कहें, दोहरा शतक जो है इन्होंने हाल फिलहाल में जड़ा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये इसके पहले जो है इसमें दोहरा शतक लगाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो रिकॉर्ड था इसके पहले वो किसके नाम था, मिताली राज के नाम था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली वो जो दूसरी भारतीय भी बनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सबसे तेज दोहरा शतक लगाई है और भारत की तरफ से कौन सी है, दूसरे नंबर पर। इसके पहले मिताली राज लगा चुकी है। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, करंट अफेयर का भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 23। एयर इंडिया, एयर इंडिया जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग जो स्कूल कहाँ स्थापित करेगा, तो अमरावती, मैसूर, देहरादून या दार्जिलिंग। तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरावती। एयर इंडिया के द्वारा जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्लाइंग स्कूल जो है कहाँ स्थापित करेगा, तो ऑप्शन ए अमरावती जो है ये महाराष्ट्र के अमरावती में इस्टेब्लिश करेगा। और इसका जो स्टार्टिंग है आप ध्यान दीजिएगा, 2026 तक जो है इसको चालू करने का जो है इसमें लक्ष्य इसका रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 23 के बाद 24 देखिएगा। कह रहा है कि इसमें मिलान करना है, व्यक्ति दिए हुए हैं और उनकी नियुक्ति से संबंधित है। तो अपॉइंटमेंट का देखिए, अब ये जो आर ओ का न्यू पैटर्न पर था, ठीक है, आर ओ का न्यू पैटर्न जिसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, यूपीपीसीएस में भी अब इस तरह का आने की संभावना है। तो पहले देख लिए कौन क्या क्या बना है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें। ठीक है, तो कह रहा है कौन किससे सुमेलित करना है, इसमें किसकी नियुक्ति किस पद पर हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। ये चल्ला श्री निवासु शेट्टी हैं, इनको हमने आपको बताया था ये क्या बने थे। तो आप यहाँ पे देंगे भारतीय स्टेट बैंक के बने थे ये। ठीक है, तो एक आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के बने थे। रवि अग्रवाल की अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के ये अध्यक्ष बने थे। बी का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और विक्रम जो मिस्त्री हैं, ये क्या बने थे, तो भारत के विदेश सचिव बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति थी। ठीक है, ये आपको बताया था, भारत के विदेश सचिव चौथा हो जाएगा। और चौथे के बाद से टीवी रविचंद्रन आपके क्या बने थे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे टीवी रविंद्र। तो डी का तीसरा, इस हिसाब से हम अगर हम ऑप्शन पे चले तो ध्यान दीजिएगा, ए का हमें चाहिए अध्यक्ष, कहाँ गया ये वाला, गलत मिला दिया क्या, टीवी रविंद्रन, और आपका बी पे आएगा, दिखेगा ये तो सेकंड पे। तो पहले का तीसरा, ठीक है, श्रीनिवासन शेट्टी जो है पहले का तीसरा आएगा। और बी का आपका आएगा पहला, पहले का तीसरा बी का पहला। अगर हम देखेंगे इस तरीके से तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो बी राइट आंसर। इससे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं करना, जो मिलान में इस समय उतना नहीं फर्क पड़ता है। हमें ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है वो मिलान हमें याद रखना है। ये चारों चारों अपोनेंट महत्वपूर्ण है। तो जो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी है आपका भारतीय स्टेट बैंक। रवि अग्रवाल की बात करें तो प्रत्यक्ष बोर्ड पे आप जाएंगे, ये रवि अग्रवाल। विक्रम जो मिस्त्री हैं आपके भारत के विदेश सचिव। और टीवी रविंद्रन आपका जो है ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का कह रहा है कि 25 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो राजकुमारी देवी, स्वप्ना कलिंगल, है ना, सल्ला व रानी एवंगलन और कल्याणी सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 25। तो 25 का राइट आंसर है, करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया था। स्वप्ना जो कलिंगल है, इनको जो है हाल फिलहाल में क्या किया गया था, स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ICAR मसाला जो अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा इसको अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, स्वप्ना कलिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट था, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर यहाँ तक।
प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, 26 में क्या कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है एनपीसीआई, इसके संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन है उसे बताना है कौन सा सही है। तो इस पैटर्न पे प्रश्न आपको देखने को तो मिलेंगे ही। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक जो है केंद्रीय संगठन है जो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, जो ये बात कह रहा है एनपीसीआई के मामले में, ये वाली बात सही है। दूसरा कह रहा है कि यूनिफाइड जो पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई, भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भुगतान प्रणाली जो है, इसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपका अपनी जगह पर सही है। बात करेंगे जो प्रश्न में कह रहा है कि सही उत्तर की, तो जब इसके कूट को देखेंगे तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपना सी 1 और 2 दोनों सही है। तो एक बार फिर से दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा अच्छे से कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है एनपीसीआई, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये एक केंद्रीय संगठन है और ये भारत में क्या करता है, खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली को लिए जिम्मेदार है। और ये जो है 2007 के अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। स्टेटमेंट 2 में अगर बात करें तो एनपीसीआई के लिए पहले जो लेन-देन की सीमा थी, उस सीमा में बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए तक इसकी ऑनलाइन यूपीआई को कर दिया गया। तो ये भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 27। 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? यानी अगर बात करेंगे उत्पादन के, तो उसके 4 कारक हैं, ठीक है? उन 4 कारकों में से कौन-सा एक नहीं है? तो पहला उत्पादन कारक में भूमि तो आता ही है, श्रम भी होता है, पूँजी भी होती है। बात करेंगे जो लाभ दिया हुआ है साथ ही यहाँ पर अगर देखें लाभ, तो ये जो है आपका उत्पादन के जो 4 कारक है उसमें नहीं है। 3 कारक तो आपको दे दिया गया है यहाँ पे, जैसे पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूँजी, चौथा क्या है? तो चौथा इसमें जो ऐड होता है, तो वो है उद्यमिता। क्या है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उद्यमिता है, ये क्या होता है इसमें ऐड होता है। ये तत्व जो है आप अगर देखें तो अर्थशास्त्र में जो वस्तुओं के उत्पादन या सेवा के से जुड़े होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 कारकों में ही आते हैं, तो भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता। तो लाभ जो है आपका इसमें कई टर्म नहीं है, तो यही वाला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो मौद्रिक नीति से संबंधित है, ठीक है? मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर जो है निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन करने का अधिकार है, ठीक है? तो इसमें कह रहा है ये गठन करने का अधिकार है, इसके बारे में प्रश्न संख्या 28, ठीक है? तो इसमें जो है कह रहा है कि हमें बताना है, क्या दूसरा कह रहा है ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी, ठीक है? तो पूछा कौन-सा हमसे सही, तो पहला जो स्टेटमेंट आप देखेंगे अगर, तो पहला सही नहीं है। इसमें क्या है, कितना समिति कह रहा है, तो पूरी बात इसमें सही है, लेकिन 6 सदस्यीय जो बात कर रहा है इसमें, मौद्रिक नीति जो इसका क्या कहते हैं अधिकार है ये, इसमें इसके लिए, ठीक है? ठीक है, तो इसमें ये था कि जो गलत है, इसमें क्यों है कि इसमें जो ये नीति 6 मेंबर की बनेगी, ठीक है, लेकिन ये भारतीय रिज़र्व बैंक नहीं करता, ये केंद्र सरकार करेगा। क्या करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रायोजित है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो है ये वर्ष 2016 का है, तो अपने आप में ये सही है। जो समिति की पहली गठन हुई थी, 29 सितंबर 2016 को हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 का, बी। केवल 2 आंसर है, यानी बी सही है। मैंने फिर से आपको बता दें, ये स्टेटमेंट बड़ा दिया हुआ है, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से पूरी बात सही है। मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर है, ये निर्धारण करने के लिए जो 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। लेकिन ये अधिकार जो है भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं है, किसको है? केंद्र सरकार को है, ठीक है? केंद्र सरकार को है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है? और दूसरा आपका अपने आप में सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन-सा जो है श्रिंकफ्लेशन का उपयुक्त उदाहरण है? तो इसके उपयुक्त उदाहरण की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि मूल्य वृद्धि के साथ चिप्स का एक बड़ा पैकेट, ठीक है? कीमत में जो कमी के साथ एक कंटेनर में आइसक्रीम का जो अधिक स्कूप होता है, एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत, और एक पैकेट में अधिक कीमत के साथ अधिक चिप्स। तो इसका जो एक राइट उदाहरण है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी उत्पाद की जो मात्रा जो है वो उतना रहे, ठीक है? कम हो जाए, लेकिन जो कीमत है वो अपरिवर्तित रहे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? श्रिंकफ्लेशन। इसका उदाहरण ऑप्शन सी कि एक पैकेट में जो कम चिप्स है, उसके साथ-साथ अपरिवर्तित कीमत, यानी जो कोई उत्पाद है, उस उत्पाद की अगर हम बात करें तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी उत्पाद कम हो गया, लेकिन उसका कीमत जो है अपरिवर्तित है, कीमत बदला नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे कम स्कूप का जो आइसक्रीम कंटेनर है,
उसमें चिप्स की संख्या के साथ कम तो हो जा रही है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो उसी का से इन्फ्लेशन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 30 है, 30 की अगर हम बात करेंगे, कह रहा है कि क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि मिशन का उद्देश्य जो है देश के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ जो मृदा ऐसे तत्व हैं उन खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। दूसरा कह रहा है इन महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन में किया जाता है और स्वच्छ ऊर्जा की जो प्रौद्योगिकियां इकाइयां हैं उनमें भूमिका नहीं होती है। कि ये दूसरा स्टेटमेंट आपको अपने आप में देख के लग गया होगा कि गलत है, कि केवल इन्हीं सब फील्ड के लिए नहीं है, बाकी जो अन्य फील्ड है प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन सब के लिए भी इसका उपयोग होता है। सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल एक राइट आंसर क्यों हो जाएगा, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो ये नहीं कह रहा है और केवल कह रहा है, इसके लिए ये जो पूरा इसमें लिखा हुआ है, खनिज का उपयोग लैपटॉप प्रिंट्स के लिए और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िए कि भारत द्वारा जो लगाए गए श्रमकरण लेवी जो के बारे में उस कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है भारत ने जो है 1 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली ई कॉमर्स आपूर्ति जो सेवा है उससे प्राप्त राशि पर और निवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर 2% का समकरण लेवी लगाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि समीकरण लेवी केवल केवल ध्यान दीजिए किस वर्ड पे, केवल भारतीय कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया है, ये विदेशी संस्थाओं को प्रभावित नहीं करती है। तो अगर इसके दो स्टेटमेंट दो की बात करें तो इसमें जो आपका सिर्फ कह रहा है कि इसमें भारत को प्रभावित करेगा, भारतीय कॉमर्स कंपनियों को, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। किस हिसाब से फिर से आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 प्रश्न संख्या का केवल एक आपका राइट आंसर, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसको इस तरीके के जब भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द केस में तो कई बार तो दोनों सही होता है, लेकिन कहीं कहीं जब स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना रहे तो वहाँ से अच्छे से देख के उसके प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर का, कि प्रभावी राजस्व घाटे की गणना जो है राजस्व घाटे में निम्नलिखित में से किससे घटाकर की जाती है। अगर जो साथियों को बूस्टर सीरीज याद हो, हमें लग रहा 17 या 18 लेक्चर नंबर में ये चीज़ बताए थे कि सारा का सारा जो घाटा है किसमें से क्या घटा के किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़िएगा, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो सहायता अनुदान है उसके द्वारा, या फिर वेतन पर व्यय। तो प्रश्न संख्या 32 की अगर हम बात करें तो जो इसको प्राप्त किया जाता है, इसके केस में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपका और बड़ा वाला ऑप्शन वाला तुक्का लगाए तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है उसकी गणना अगर हम बात करें तो पूंजीगत परिसंपत्ति को जो है उसमें जो अनुदान सहायता उसको घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं साथियों कि जो यहाँ पे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर की मंथली क्लास कराई गई है, टेस्ट सीरीज की क्लास कराई गई है और बूस्टर सीरीज, इतना अगर आप कर लेते हैं तो यूपी पीसीएस में आप यकीन मानिए सीधे सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 50 से 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ बूस्टर सीरीज से, और करंट अफेयर एक प्रश्न मिला के, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे क्लास को अच्छे से कर डालिए और उसका नोट्स जो है टेलीग्राम से आप प्राप्त कर लीजिए। नोट्स खुद से बना कर रिवाइज कर लेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। तो जो साथी नए हैं वो एक बार इस चीज़ को जरूर कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्लास आपको लेके यहाँ पे दी गई है। 33 नंबर देखिएगा, भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश के अनुमेय सीमा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 76%, 49 या 26 या 74%, ये प्रश्न जो है जब सरकार ने इसमें बहुत सारा डील दिया था, तो उसमें जब ये करंट अफेयर में था कि जब इसको बढ़ा के, है ना, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में 26% था, 26 से बढ़ा के इसको किया गया था 49%, और फिर 2021 में जो है इसको 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74%। ठीक है, तो विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय बीमा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी सीमा क्या है, 74%। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन दिए। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो 26 था, फिर 49 हुआ, अब जो है वर्तमान समय में आपका 74% हो गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिए, कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें, कौन सा बताना सही है। पहले तो जानिए जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है जीएसटी परिषद जो है जीएसटी के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर
सिफारिशें करती हैं, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी और मॉडल जीएसटी कानून के अधीन रखा जाता है, उसमें छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो अपने आप में सही है। इसमें जो आर्टिकल की बात करेंगे तो 279 आर्टिकल, अगर आपको याद होगा पॉलिटी से संबंधित, 279 आर्टिकल ये इससे संबंधित है, जीएसटी परिषद से। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उनका पोर्टफोलियो कुछ भी हो। ठीक है, क्या कह रहा है, चाहे उसका पोर्टफोलियो कुछ भी हो, तो इसमें जो है ना, मंत्री के रूप में क्या कर सकता है, मंत्री को नामित कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। बताना हमको सही उत्तर में कौन सा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो जो दोनों है, ठीक, एक और दो जो दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपसे से संबंधित हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट जरा कमेंट करके बताइए कि जीएसटी जो है कौन सा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए जो पॉइंट आप इस तरीके से अगर करते हैं तो आपको वो चीज़ अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप उसको टाइप करेंगे, आप एक बार नहीं आया तो एक बार जाकर देखेंगे, तो कुछ पॉइंट आप अगर खुद से भी जब जाएंगे देखने, तो वहाँ से क्या होता है, 2 से 3 पॉइंट और आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई पॉइंट बताया जाए क्लास में, तो उसको अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसको आप अच्छे से लीजिए और क्या करेंगे, उसको ध्यान से जाकर उसको देखेंगे। जब जाएंगे देखने 2-3 पेज अगर आप देखेंगे आगे पीछे, 2-3 पॉइंट और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमने आपको बता दें, इसका दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का। कह रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 35 नंबर कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कह रहा है मानव विकास जो एचडीआई है, भारत की रैंक वर्ष 2021 में जो है 135 से सुधर कर इस समय वर्तमान में 134 हो गई है। तो ये चीज़ तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि 134 जो है ये आपका क्या है, वर्तमान में हो गया 134। पहला तो सही है। वर्ष 2022 में भारत का एचडीआई मान बढ़कर 0 है ना 644 हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका अपने आप में क्या है, सही है। तो जब ये वाली पॉइंट हम आपको कराए थे क्लास में, करंट अफेयर में था, और ऐसे भी स्टैटिक वाले पॉइंट ने भी करा दिए हैं। एचडीआई के बारे में, इसकी रैंकिंग जानना है, भारत की रैंकिंग 134 हो गई। वहाँ पे हमने सिर्फ आपको बताया था 134 हो गई है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। वहाँ पे आपको ये स्कोर भी बताया था और जीवन प्रत्याशा भी बताया था। ठीक है, तो उसमें से 2 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों सही है साथियों। तो बात करेंगे हम ऑप्शन की, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार ध्यान दीजिएगा, जब क्लास लेते टाइम जब कुछ चीज़ें वन लाइनर के फॉर्म में बताई जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको एग्जाम में नहीं आता है। वहाँ से 2-3 वन लाइनर फैक्ट आपको अगर जोड़ दें, तो कोई एक स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। अब ये निर्भर करता है आयोग के ऊपर, कौन सा प्रश्न कहाँ से उठाता है। कई बार एक स्टेटमेंट आपका करंट अफेयर से उठा लेता है, दूसरा आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर बढ़ा हुआ नुकसान गया, नहीं, उसको भी अगर आता रहेगा तभी आप वो पॉइंट आप कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, तैयारी को अच्छे से कीजिए, रिविजन करते रहिएगा इन सारे पॉइंट को देखते हुए। अगला प्रश्न, एम्बर बॉक्स में जो है ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है। तो एम्बर बॉक्स में जो बात करेंगे किससे संबंधित है, तो एम्बर बॉक्स अगर आप देखिएगा तो विश्व बैंक कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन। इस पे प्रश्न एक बार पहले आ चुका है, तो इसका जो सही उत्तर है वो डब्ल्यूटीओ है, यानी विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ। ये जो एम्बर बॉक्स है, इसी में जो अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं सब्सिडी की, उसमें ये बात करता है ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। ठीक है, तो ये तीनों तीनों अलग अलग श्रेणियां हैं, और एक इसमें है। 3 श्रेणियों की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये श्रेणी किससे डब्ल्यूटीओ संबंधित है और सब्सिडी के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जीवन जो निर्वाह है उसके न्यूनतम पारिश्रमिक के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। इसके कथन के स्टेटमेंट देखिए। पहला कह रहा है कि न्यूनतम पारिश्रमिक का उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करे, जबकि जीवन निर्वाह के पारिश्रमिक जो केवल कानूनी आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। ठीक है, इस तरह का केवल इसमें पारिवारिक और कानून की आवश्यकता नहीं है, इसमें बाकी और भी कई सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जीवन निर्वाह पारिश्रमिक जो एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करता है, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक विधि के जो है रूप में न्यूनतम देता है, जो नियोक्ता को देना ही पड़ता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे साथियों, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, केवल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न 38 नंबर का इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारणीयता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर, इंदौर, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये भारत मंडपम में जो है
भारत मंडपम में जो बना था इसके लिए, है ना, जो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, वहाँ पे प्लास्टिक पुनर्चक्रण संधारणीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन किया गया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का है। वर्ष 2023 के लिए वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन है पहला, आठवां, चौथा या 10वां। तो प्रश्न संख्या 39 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन सी, भारत का स्थान जो है इसमें 8वां है। ठीक है, इसमें क्या है, भारत जो है कृषि निर्यात में अगर हम बात करें, है ना, तो कुछ गिरावट के साथ जो है $51 बिलियन के तक की गिरावट हुई है, जो कि विश्व में इसकी रैंकिंग है वो बात करेंगे 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें इतना ही पॉइंट ध्यान रखिए। ठीक है, कहाँ पे कितना स्थान पर है वैश्विक निर्यात में, बाकी स्पेसिफिक डाटा उतना ध्यान नहीं रखना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कितना चर्चा में था बांग्लादेश क्राइसिस को लेके? तो जो खालिदा जिया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, आसिफ महमूद या मोहम्मद यूनुस? तो इसका जो राइट आंसर है साथी आप सभी को पता होगा, 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस को जो है बांग्लादेश में, है ना, इनको जो है नियुक्त किया गया, अंतिम सरकार का प्रमुख जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनको जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है, मोहम्मद यूनुस को, इसलिए शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 41 क्या कह रहा है, साथ ही ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, प्रमिला गोस्वामी या परवीड़ा राय? तो 41, ठीक है, प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन डी, परवीड़ा राय जो है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परवीड़ा राय को जो है सेबी और उसमें आप अगर बात करें तो एम6 के प्रबंधक निदेशक के रूप में, मुख्य कार्यकारी के रूप में हम इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर कह रहा है, बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ऑप्शन देखिएगा, राजनाथ सिंह, दलजीत सिंह चौधरी, रावी गांधी या पंकज कुमार सिंह? तो प्रश्न संख्या 42 जो इस सीमा पर निगरानी के लिए अगर हम बात करेंगे साथियों, तो जो बीएसएफ के जो पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक जो है, रवि गांधी जो है, इनको अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया गया इस समिति के लिए, निगरानी के लिए। तो रवि गांधी आपने राइट आंसर सी हो जाएगा। इनको आपको ध्यान रखना है, ये जो है सीमा सुरक्षा कमान के जो अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पे इनको थे, इनको ये चीज जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश की सीमा जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में किस किस देश से लगती है, मतलब राज्य से लगती है भारत के, वो ध्यान रखना है। और बाकी अन्य किससे लगता है, ये आपको सीमा जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपका ज्योग्राफिकल मैपिंग के प्रश्न में बन सकता है। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 43 की बात करें, 43 कह रहा है कि लोक हितवादी, ठीक है, जो लोकाहितवादी नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल नहीं, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश शंकर आयकर, एमजी रनाडे? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 43 का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल, है ना, हरि देशमुख, बी राइट आंसर। गोपाल हरि देशमुख जो है, इनको जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, तो इन्होंने जो कुछ पत्रिका शुरुआत की, जैसे ज्ञान प्रकाश, है ना, इंदु प्रकाश, ये 2-3 पत्रिका है, इनको ध्यान में रखना है। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, कहाँ से? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका वगैरह निकाला करते थे, इनके बारे में ये सब सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो श्याम कृष्ण वर्मा, सरोजिनी नायडू, लाला हरदयाल, मदन लाल डिंगरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे ऑप्शन ए, श्याम कृष्ण वर्मा जी जो है, आप देखेंगे इन्होंने क्या किया था, तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, कब इस इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो 1905 में। कब? 1905 में इसकी स्थापना, है ना, इंडियन सोशलॉजिस्ट तथा इंडियन हाउस की स्थापना की। और ये दोनों को दोनों जो है राष्ट्रवादी के लिए जानी जानी संस्था है, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, स्टेटमेंट वाला ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। डब्ल्यू सी बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे अधिवेशन में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, 45 तो पहला, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है, पेमेश चंद्र बनर्जी,
पहले अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दूसरे की अगर हम बात करें, कि भी आपका अपने आप में सही है। तो ये सारे के सारे अधिवेशन जो कांग्रेस के अधिवेशन है, इन सारे अधिवेशन को ध्यान रखना। उन अधिवेशनों में किस किस तरीके से पॉइंट्स बनते हैं, क्या उसमें हुआ था, ठीक है, कौन अध्यक्ष था, किस जगह पर हुआ था, सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। जो पहला आपका कॉन्फ्रेंस इसका अधिवेशन हुआ था, आप ध्यान देंगे तो बॉम्बे में आयोजित हुआ था। तीसरे की अगर बात करें जिसमें तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, मद्रास में आयोजित हुआ था। तो ये सारे के सारे पॉइंट देखना है। चौथा एक और इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है, प्रथम अंग्रेज जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन में जॉर्ज यूले, उनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा की बात करें तो दूसरे में आपका दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इस हिसाब से इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 45 हो गया। 46 की बात करेंगे। 46 कह रहे हैं दीपावली घोषणा की गई थी, ठीक है। तो दीपावली जो घोषणा की गई थी किसके काल में, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, या इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथगो, तो ये किसके काल की घटना है। तो बात करेंगे 46 की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन वायसराय के काल में की गई थी। और दीपावली घोषणा की अगर हम बात करें तो ये 1929 कब 1929 में ये घोषणा की गई थी। और लॉर्ड इरविन के समय में जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं वो आपको हम एक बार बता दें कि जो, क्योंकि ये आपका लॉर्ड बी राइट आंसर, ठीक है, हो गया। इरविन के समय और कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे भारत में साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, 1927 का, है ना। उसके बाद से आप देखें बटलर जो हार्डकोर्ट बटलर इंडियन कमीशन बना, वो हुआ। नेहरू रिपोर्ट आई 28 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। दीपावली घोषणा 1929 में होती है। उसके साथ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। दांडी मार्च 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सुनते रहिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसका जो पूरा कार्यकाल है लॉर्ड इरविन का इंपॉर्टेंट है, 1926 से लेके 1931 तक था। और इसी काल में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, सारी की सारी घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर। प्रश्न संख्या 47 की बात करें तो कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी या लॉर्ड मैकाले। तो रैयतवाड़ी बात करें, बहुत ही फेमस ये पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर है बता दे पहले आपको, बी होगा राइट आंसर। रैयतवाड़ी जो है ना, इसको स्टार्ट किया गया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रैयतवाड़ी में इसके बारे में अगर बात करें तो ये इसका मेन काम था जो बिचौलियों को हटाना था, और सरकार का जो है डायरेक्ट ग्रामीणों से संपर्क करने के लिए इसको बनाया गया था। तो बी याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो रैयतवाड़ी प्रणाली है, ठीक है, ये तो प्रणाली आपको भूमि से संबंधित है, जो कृषि उत्पादन है, बाकी उसके लेके भूमि कर को लेकर संबंधित है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो अन्य 2-3 प्रणाली आई थी उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा स्टैटिक पार्ट में जाकर, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसने देवबंद आंदोलन पर आरंभ किया था। तो ऑप्शन है कि मोहम्मद कासिम नौतनवी, राशिद अहमद गगोई, मिर्जा गुलाम अहमद, हाजी सरीदुल्लाह, सैयद अहमद खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या 48 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि जो मौलाना मोहम्मद कासिम नौतनवी है, ठीक है, और राशिद अहमद जो है गगोई, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये आपका स्टार्ट होता है लगभग 1866 में, ठीक है, इसमें स्टार्ट होता है, इनके द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्टार्ट किया गया था, है ना। और इसमें जो अन्य पॉइंट है ये क्या है, तो जो ये देवबंद आंदोलन है ये एक पुनरुत्थानवादी संप्रदाय था, पुनरुत्थानवादी। और दारुल उलूम जो देवबंद के शिक्षा थे उस आंदोलन के साथ ये स्टार्ट हुआ था, है ना। और ये कौन से सिबली नुमानी जो एक विचारधारा है उसके ये अनुयायी थे। इसका जो राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या जो आपका 49 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ग्यानडाबू की संधि, सुगौली की संधि, लहासा की संधि और तुर्कोमचाई की संधि। तो पहली चीज़ तो जब आपका इसका क्लियर डेट मालूम रहेगा तभी आप इसको अरेंज कर पाएंगे। तो बात करेंगे, देखेंगे जो यानडाबू की संधि है आपका कब होती है, ये आपका 1826, ठीक है, 1826 यानडाबू की संधि। सुगौली की संधि की बात करेंगे तो साथियों कितना, ये इसका होता है 1816 में। और लहासा की संधि की बात करें तो ये 1904 में, कब 1904 में। और एक और संधि आपकी बची कौन सी, ये तुर्कोमचाई की संधि थी। ये संधि आपका कब होती है ना, 1828 में, ठीक है, 1828 में। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए अरेंज करने में कौन आपका पहले आएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका 16 वाला आएगा, 16 के बाद से 26, यानी पहले सुगौली 2 फिर 1 2 1 सुगौली 16 26 और ये 28। तो 2 1
4, ठीक है, 2, 1, 4 आपका, ठीक है, 2, 1, 4 ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो चलिए 2, 1, 4 पहले ढूँढते हैं। इसमें ऑप्शन में देखिए 2, 1, 4 डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको डेट बताया, ठीक है, ये अंडाबू बता दिया पहले, ठीक है ना, 26 का ये, सुगौली आपका 16 का है ना? तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो डेट अभी हमने लिखा था वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ, मुज़फ़्फ़र अहमद और एस चोटियार, एस डांगे, गुलाम हुसैन किससे जुड़े थे? ये एक संस्था पूछ रहे हैं यहाँ पे, किस संस्था से जुड़े थे ये लोग? 3 लोगों का नाम जो है, मेरठ षड्यंत्र, लखनऊ षड्यंत्र, कानपुर या दिल्ली षड्यंत्र, किस षड्यंत्र से इन लोगों का नाम जुड़ा हुआ है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कानपुर षड्यंत्र मामला जो है, आप देखेंगे ये मामला जो है, जब 1922 के आसपास जब चौरा-चौरी घटना होती है उसके बाद की ये घटना है ना? तो इसमें ये सारे लोग संबंधित हैं इससे, कौन-कौन? तो मुज़फ़्फ़र जो अहमद, एस चेटियार, एस ए डांगे, गुलाम हुसैन, ये सब किससे संबंधित हैं? तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, कानपुर षड्यंत्र मामला से ये लोग संबंधित है, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा साथियों, ये था आपका 50 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर, ठीक है? बात करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्द क्लासेस सारी आएँगी आपकी, है ना? मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो बता दें, बूस्टर सीरीज़ के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बूस्टर सीरीज़ क्लासेस अवेलेबल है, वो सारी की सारी क्लासेस देख डालिएगा। रेगुलर क्लासेस अब उसकी भी आएँगी, लग जाइएगा, 1 महीना है। अच्छे से तैयारी कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, है ना? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।